इस्लामिक फाइनेंस वाले एरिया को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इस्लामिक फाइनेंस इतना सिंपल नहीं है जितना आपको इस रिकॉर्डिंग में बताया जाएगा। जाहिर है आप एक बिगनर लेवल के स्टूडेंट हो, तो बिगनर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए इस्लामिक फाइनेंस बिल्कुल ही बेसिक बेसिक कुछ बातें मुझे आपसे करनी है। लेकिन जाहिर है इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, और भी बातें हैं, और भी पॉइंट्स हैं। बहरहाल आपके पास जो इस्लामिक फाइनेंस का अभी आपके लेवल पर सवाल आ रहा होगा, वो कोई मुश्किल सवाल नहीं होगा, वो बड़ा आसान सा सवाल होगा। और वो आप आराम से इस स्लाइड्स के थ्रू उसको टैकल कर लोगे। अच्छा, अब हम जब इस्लामिक फाइनेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले है प्रिंसिपल्स दैट आर फॉलोड इन इस्लामिक फाइनेंस। यानी कि जो इस्लामिक फाइनेंस है, जब हम इस्लामिक फाइनेंस की बात करते हैं जिससे हमारे दिमाग में इस्लामिक बैंकिंग भी आती है। कन्वेंशनल बैंकिंग है, एक इस्लामिक बैंकिंग है। तो कुछ उसूल हैं जो इस्लामिक फाइनेंस में फॉलो होते हैं। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो प्रिंसिपल्स प्रेजेंट होने चाहिए, और वो प्रिंसिपल्स इस्लामिक फाइनेंस या इस्लामिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं फाइनेंसिंग के, उसमें फॉलो हो रहे होते हैं। पहली चीज़ है, इंटरेस्ट कैन नॉट बी चार्ज। कभी भी इंटरेस्ट जो है ना, वो चार्ज नहीं होता। तो सर फिर कमाई कैसे होती है, फिर बैंक कैसे कमाएगा? तो उसमें बहुत सारी दूसरी बातें भी हैं, दूसरे फैक्टर्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा हो, यानी कि लेट से आप जो है वो बैंक से 1 लाख रुपए लो और बैंक बोले कि भाई 1 साल बाद 10% के इंटरेस्ट के साथ हमें 1,10,000 कर कर लौटाना। ये बात याद रखना कि जब हम इस्लामिक बैंकिंग की बात करते हैं तो उसमें कभी भी किसी भी किस्म का कोई भी इंटरेस्ट जो है ना वो चार्ज नहीं होता है। इंगेजिंग इन स्पेक्यूलेशन इज नॉट अलाउड। ये दूसरा उसूल है। इस्लामिक फाइनेंस के उसूलों की बात कर रहे हैं तो ये दूसरा उसूल है कि किसी भी स्पेक्यूलेशन में हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। स्पेक्यूलेशन क्या होती है? स्पेक्यूलेशन का क्या मतलब होता है? स्पेक्यूलेशन के बारे में कोई बता सकता है कि स्पेक्यूलेशन को हम स्पेक्यूलेशन का उर्दू में मतलब क्या है, या स्पेक्यूलेशन जो है वो किस चीज़ को कहते हैं? स्पेक्यूलेशन का क्या मतलब होता है? स्पेक्यूलेशन का मतलब ये होता है कि किसी जगह पर कोई आ, ऐसी इन्वेस्टमेंट करना कि जिसमें रिस्क ऑफ लॉस भी हो लेकिन गेन का भी चांस हो, बट आप किसी थ्योरी या किसी प्रॉपर एविडेंस के बगैर वो काम कर रहे हो। मिसाल के तौर पर लेट्स से हम ये कह सकते हैं कि भाई बेस्ड ऑन स्पेक्यूलेशन आपने जो है वो दो टीम्स का क्रिकेट मैच हो रहा था। आपने बेस्ड ऑन स्पेक्यूलेशन जो है वो पैसे लगा दिए कि भाई ये टीम जीती तो मैं इतने पैसे दूंगा, अदरवाइज दूसरी टीम जीती तो आप मुझे इतने पैसे देना। यानी कि कोई एविडेंस नहीं था उस बात का, और आपने जो है वो एक काम जो है वो करा। फाइनेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू प्रोडक्ट्स डिट्रीमेंटल टू सोसाइटी सच एज अल्कोहल, गैम्बलिंग एक्सेट्रा। अगर कोई भी ऐसा बिजनेस किया जा रहा होगा जिसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जिससे सोसाइटी को नुकसान हो सकता है,
या कोई हार्मफुल एक्टिविटी है तो उसके लिए फाइनेंस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। जिस तरह से, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक मशहूर बैंक है पाकिस्तान में, उसके क्रेडिट और डेबिट कार्ड से एक बहुत मशहूर वेबसाइट है टीवी शोज की, टीवी सीरियल्स की और मूवीज की, उसकी सब्सक्रिप्शन के आप पैसे पे नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ लोगों को शायद पता हो, एक बहुत मशहूर वेबसाइट है जिसकी लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उस पर टीवी शोज और मूवीज होती हैं। और एक बहुत मशहूर बैंक है पाकिस्तान में, उसके क्रेडिट या डेबिट कार्ड से आप उस वेबसाइट की सब्सक्रिप्शन की फीस पे नहीं कर सकते। वो मना कर देते हैं, वो बोलते हैं हमारा कार्ड इस वेबसाइट के पेमेंट के लिए नहीं चलेगा। हाँ, दूसरी बैंक जो है उसके कार्ड्स के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। तो इसी तरह से अगर कोई प्योरली इस्लामिक फाइनेंस है तो उसके प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल ये है कि जब कोई भी एक्टिविटी होगी तो वो इस तरह की फाइनेंसिंग नहीं करेगा कि जिससे कोई ऐसी पेमेंट हो रही हो या कोई ऐसी फाइनेंस हो रही हो जो कि अल्कोहल या गैम्बलिंग वगैरह में इन्वॉल्व है, या कोई भी और हार्मफुल एक्टिविटी हो, या कोई ऐसी एक्टिविटी हो जो इस्लाम के कानून के अगेंस्ट है। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अच्छा, इस्लामिक फाइनेंस के उसूलों में एक उसूल ये होता है कि जब इन्वेस्टमेंट्स करी जाती हैं या जब लोन लिया जाता है, जब फंडिंग प्रोवाइड करी जाती है, तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वाला कॉन्सेप्ट जो है ना अप्लाई होता है। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वाले कॉन्सेप्ट के अप्लाई होने का मतलब ये है कि जो मुनाफा होगा उसमें भी आप हिस्सेदार होगे, और जो लॉस होंगे यानी कि नुकसान होगा उसमें भी आप हिस्सेदार होगे। ये थोड़ा सा कन्वेंशनल बैंक से डिफरेंट है। कन्वेंशनल बैंक ये बोलता है कि भाई हमने आपको पैसे दिए, उसके अगेंस्ट हम इतना परसेंट आपसे इंटरेस्ट लेंगे। अब आपको फायदा हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है, ये आपका हेडेक है। लेकिन इस्लामिक फाइनेंस में अमूमन जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें जो इन्वेस्टर होता है, यानी कि जो बंदा पैसे लगा रहा होता है, और जो बंदा उस एक्टिविटी को कंडक्ट कर रहा होता है, उसमें से एक बंदा एफर्ट्स कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, और दूसरा बंदा पैसे लगा रहा होता है। अगर नुकसान होता है या फायदा होता है तो उन कुछ कुछ सूरतों में मतलब हर सूरत में वो दोनों प्रॉफिट एंड लॉस के शेयर्स करते हैं, यानी कि प्रॉफिट, फायदे और नुकसान यानी कि लॉस को बर्दाश्त करते हैं। बहरहाल कुछ कंडीशंस के साथ कुछ मामलात हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो पैसे आपको उधार दे रहा है वो बोले कि जी मैंने तो आपको पैसे दिए थे और उस पर इतना परसेंट हमारा इंटरेस्ट बनता है, वो आप दे दो, बाकी आप जानो। ऐसा नहीं होता जनरली यहाँ पर। स्ट्रेसेस ऑन द नीड ऑफ एथिकल बिहेवियर एंड फॉर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। ये एक जनरल सा पॉइंट है कि आपका बिहेवियर एथिकल हो, आप कोई अनएथिकल हरकत ना करो, ऑनेस्टी हो और इंटीग्रिटी हो। अब आपके इस्लामिक फाइनेंस के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मशहूर हैं, जो बहुत कॉमनली यूज्ड हैं, और उन प्रोडक्ट्स को हमें जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है, पहले तो हमने प्रिंसिपल्स लिख लिए कि भाई ये प्रिंसिपल्स लाजमी तौर पर फॉलो हो रहे होंगे। ये प्रिंसिपल्स जो है ना वो लाजमी तौर पर फॉलो हो रहे होंगे, और इन प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर जो है वो काम होगा। यानी कि आगे आने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे इसमें वो वाले प्रिंसिपल्स जो अभी हमने डिस्कस किए वो रिफ्लेक्ट लाजमी हो रहे होंगे। लेकिन अब ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है, आप बैंक के पास जाते हो तो बैंक आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बताते हैं कि जनाब आप इस तरह हमसे लोन ले सकते हो, या आप इस तरह भी हमसे लोन ले सकते हो। अलग अलग मुख्तलिफ चीज़ें बताते हैं, ऑप्शंस देता है। तो उसमें से पहली चीज़ है मुराबाहा। मुराबाहा, ठीक है जी, मुराबाहा आपकी पहली प्रोडक्ट है। मुराबाहा क्या कहता है? ट्रेड क्रेडिट और लोन। अच्छा, मैंने जो है ना मुराबाहा के लिए मेंशन कर दिया कि मुराबाहा किस चीज़ से सिमिलर है।
किस चीज से मिलता जुलता है। तो मुराबाहा जो है ना वो एक तरह से ट्रेड क्रेडिट है या लोन है, किसी से उधार लेना। या ट्रेड क्रेडिट का मतलब ये है कि जब हम इन्वेंट्री की परचेजेस करते हैं ना क्रेडिट पर, तो उससे लिंक्ड है। जब हम इन्वेंट्री किसी से क्रेडिट पर परचेज करते हैं तो हम एंट्री पास करते हैं परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। जब हम किसी से क्रेडिट पर इन्वेंट्री परचेज करते हैं तो हम एंट्री पास करते हैं परचेजेस डेबिट या इन्वेंट्री डेबिट, और अकाउंट्स पेएबल को हम क्रेडिट कर देते हैं। करेक्ट, अकाउंट्स पेएबल्स को हम क्रेडिट कर देते हैं। और फिर जब हम उसको बाद में पेमेंट करते हैं तो हम अकाउंट्स पेएबल को डेबिट कर देते हैं और कैश को क्रेडिट कर देते हैं जब उसको हम पेमेंट करते हैं। तो मुराबाहा इज लिंक्ड विद ट्रेड क्रेडिट या लोन। द बैंक विल परचेज द एसेट and then sell it to the business or individual at a profit in recognition of the convenience of paying later। अच्छा, मुराबाहा में बैंक क्या करता है, आपको जो चीज चाहिए होती है ना, बैंक वो खुद खरीद लेता है और उसमें एक रीजनेबल प्रॉफिट ऐड कर कर और आपको बेच देता है, और आप उसकी पेमेंट जो है वो बाद में कर देते हो। अब मैं इसकी एक मिसाल जरा यहाँ पे लेता हूँ कि कन्वेंशनल बैंक के केस में क्या हो सकता है और इस्लामिक बैंक के केस में क्या हो सकता है। देखिए, लेट से आपने जो है ना वो 100 रुपए की इन्वेंट्री परचेज करनी है। आप एक कन्वेंशनल बैंक के पास गए और आपने उसको बताया कि भाई मुझे कोई 100 रुपए की चीजें परचेज करनी है, लेकिन 100 रुपए की चीज परचेज करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, लिहाजा आप जो है ना वो मुझे 100 रुपए उधार दो। तो आप कन्वेंशनल बैंक के पास जाओगे, वो आपको 100 रुपए उधार दे देगा। आप एंट्री पास कर लोगे बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपए और लोन क्रेडिट 100 रुपए। अब आपके पास ये जब पैसे आ गए, आप इससे इन्वेंट्री खरीद लोगे। यानी कि आप एंट्री पास कर दोगे परचेजेस डेबिट 100 रुपए और बैंक क्रेडिट 100 रुपए। जब साल गुजरेगा, जब लेट से 1 साल का लोन था, 6 महीने का लोन था, जब वो टाइम पीरियड गुजरेगा तो बैंक आपको बोलेगा आपने हमसे उधार लिया था वो उधार दो, और साथ में साल का 10 रुपए का इंटरेस्ट बनता है वो भी दो। तो आप एंट्री पास कर दोगे लोन डेबिट 100 रुपए, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 10 रुपए और बैंक अकाउंट क्रेडिट 10 रुपए, 110 रुपए। देखिए जरा इस चीज को समझिएगा, मैं वापस से जरा अगर समझाऊं, आपने बैंक से 100 रुपए उधार लिए, बैंक डेबिट लोन क्रेडिट। फिर आपने उससे इन्वेंट्री परचेज कर ली, परचेजेस डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो आपके पास इन्वेंट्री आ गई, बैंक ने आपको पैसे दिए, बैंक ने आपको पैसे दिए, और उस पैसे से आपने किसी और बंदे से जिससे चीजें खरीदनी थी उससे चीजें खरीद ली। और फिर जब साल पूरा हुआ, बैंक ने बोला लाओ भाई आपने हमसे उधार लिया था वो पैसे वापस दो। तो आपने बैंक को पैसे वापस दिए। अब बैंक ने बोला भाई 100 रुपए भी वापस दो और उसमें 10 रुपए का इंटरेस्ट भी वापस दो, इंटरेस्ट भी दो। तो लोन डेबिट 100 रुपए, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 10 रुपए और बैंक अकाउंट क्रेडिट 110 रुपए। ये कन्वेंशनल बैंक में होता है, इस्लामिक बैंक में नहीं होता। इस्लामिक बैंक में जब आपको 100 रुपए की इन्वेंट्री चाहिए होगी तो वो बोलता है द बैंक विल परचेज द एसेट। यानी कि कोई भी चीज चाहिए होगी तो बैंक वो चीज खरीदेगा। अब बैंक ने वो चीज खरीद ली, तो बैंक ने अपने पास जो है वो परचेजेस डेबिट या इन्वेंट्री डेबिट कर दी 100 रुपए, और बैंक अकाउंट क्रेडिट 100 रुपए। ये बैंक की बुक्स है, हाँ, ये आपकी नहीं है।
बैंक ने चीजें खरीदी, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि बैंक ने जो है ना वो चीजें आपको बेच दी। तो बैंक ने एंट्री पास कर दी, डेटेड डेबिट, सेल्स क्रेडिट, ये भी बैंक ने एंट्री पास करी है। और जब बैंक ने आपको चीजें बेची तो जाहिर है आप भी परचेजर हो, आपने चीजें खरीदी तो आपने एंट्री पास कर दी, परचेजेस डेबिट, पेएबल क्रेडिट। और बैंक ने आपको बोला था 1 साल बाद पैसे दे देना। तो जब 1 साल बाद आपने पैसे दिए तो आपने पेएबल्स को, बैंक का जो पेएबल था वो 110 से डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट कर दिया। बात समझ में आई? देखें, कन्वेंशनल बैंकिंग में कन्वेंशनल बैंकिंग में बैंक आपको पैसे देता है। इस्लामिक बैंकिंग में बैंक आपको पैसे नहीं देता। पहले वो इन्वेंट्री खुद खरीदता है, अपने नाम पर करवाता है, और फिर वो इन्वेंट्री आपको बेचता है। यहाँ पर ये बैंक की बुक्स हैं और ये आपके अपने कंपनी के रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो दोनों का जो प्रोसेस है ना वो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। अब जाहिर है ये आपका एक इनिशियल लेवल है इस्लामिक फाइनेंस और इस्लामिक बैंकिंग वगैरह समझने का। तो जाहिर है कि मैं बहुत ही गहराई में और डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का ये आर्ग्यूमेंट हो कि सर यहाँ पर बैंक जो है वो 100 रुपए की चीज खुद खरीद कर 110 पे बेच रहा है, तो उसको 10 रुपए का तो फायदा हो रहा है और वो इसको प्रॉफिट का नाम दे रहा है। और नाम डिफरेंट है लेकिन काम तो सेम है। क्या ऐसा किसी के ख्याल में आता है कि भाई देखिए ना, कन्वेंशनल बैंक में भी बैंक ने आपको 100 रुपए उधार दिए, फिर आपने वो चीज परचेज करी, 1 साल बाद आपने 110 रुपए पे कर दिए, जिसमें से 100 का उधार था और 10 का इंटरेस्ट था। जबकि इस्लामिक बैंकिंग में बैंक ने चीजें खरीदी, फिर बैंक ने आपको प्रॉफिट ऐड कर कर वो बेच दी, बैंक ने आपको एक फैसिलिटी दी कि तुम देर से पेमेंट कर देना, साल बाद कर देना। तो इनिशियली आपने परचेसेस डेबिट और पेएबल क्रेडिट किया और बाद में पेएबल डेबिट और बैंक क्रेडिट किया, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जाहिर है कुछ लोग जो बहुत अच्छे से इस चीज को समझ रहे हैं वो कहेंगे कि सर यहाँ पर भी बैंक को 10 रुपए ही मिले, यहाँ पर बैंक ने जो है वो बस चीज खरीद कर आपको बेच दी और बोला कि भाई मेरा 10 रुपए का प्रॉफिट है। तो इसको जब डिटेल में आप स्टडी करोगे आपको पता चलेगा कि ये बातें मुख्तलिफ हैं, ये बातें सेम नहीं है। हमेशा याद रखना कि इस्लाम जो है ना वो आपको प्रोसेस के बारे में गाइड करता है, एंड रिजल्ट जो है ना वो शायद सेम ही हो। लेकिन इस्लाम बोलता है कि भाई अगर आपने प्रोसेस सही कर लिया ना तो आपका जो एंड रिजल्ट है वो हलाल हो जाएगा, और अगर आपका प्रोसेस सही नहीं हुआ तो आपका एंड रिजल्ट जो है वो हराम होगा। इसकी मैं एग्जांपल भी देता हूँ, लेकिन पहले इस केस को अगर हम वापस से हाईलाइट करें तो बैंक ने पहले वो चीज़ अपने कब्जे में ले ली, अपने नाम पर कर ली, खुद खरीद ली, और फिर आपको प्रॉफिट रखकर बेची है। अब इसको इस एंगल से सोचो कि अगर आप बाजार से कोई चीज़ 100 रुपए की खरीदते हो और वो आपकी अपनी हो जाती है, आपकी ओनरशिप में आ जाती है। लेट से आपने एक लैपटॉप खरीदा 25,000 रुपए का, सदर जाकर आपने एक लैपटॉप खरीदा 25,000 रुपए का, किसी लैपटॉप की मार्केट जाकर आपने 25,000 का लैपटॉप खरीदा, घर ले आए, और आपने जो है वो उसकी तस्वीर लेकर व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दी कि जनाब ये 30,000 रुपए का मैं बेचना चाहता हूँ। तो क्या इसमें कोई गुनाह है? नहीं है ना। भाई वो चीज़ आपकी है, आपकी ओनरशिप में है, और अगर 25,000 की 30,000 में मैं चीज़ बेच रहा हूँ, अगर किसी को खरीदना है खरीदे और नहीं खरीदना नहीं खरीदे। बात समझ आ रही है? इसी तरह से ज़रा एक और एग्जांपल देते हैं। हम बात कर लेते हैं, मीट की बात कर लेते हैं, मीट की। ठीक है ना, ये जो बीफ हम खाते हैं,
अगर आपको मैं बीफ बर्गर दूं, अगर मैं आपको बीफ बर्गर दूं, तो क्या वो हराम है या वो हलाल है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। अगर मैं आपको बीफ बर्गर देता हूं तो वो बीफ बर्गर हराम होगा या हलाल होगा? डिपेंड करेगा कि वो जो बीफ है ना, वो किस प्रोसेस से गुजरा है। अगर तो कलमा पढ़कर और उस जानवर की कुर्बानी करी गई है, और फिर गोश्त की बोटियां बनाकर मसाले लगाकर पकाकर आपको बीफ बर्गर दिया गया है, तो हलाल है। लेकिन अगर उसी जानवर को इलेक्ट्रिक शॉक लगाकर, जिस तरह से बाहर के बहुत सारे मुल्कों में होता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगाकर मारा गया है और फिर उसके गोश्त को मसाला लगाकर पकाकर आपको सर्व किया गया है, तो वो हराम है। एंड रिजल्ट दोनों का सेम है, बिल्कुल एंड रिजल्ट सेम है। भाई पहले केस में भी तुम्हें बीफ बर्गर ही खाने को मिलेगा, दूसरे केस में भी तुम्हें बीफ बर्गर ही खाने को मिलेगा। लेकिन क्या है कि जो प्रोसेस है ना, जो तरीका है, उससे चीज हराम या हलाल हो जाती है। अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ है, हराम है, और अगर जिबा हुआ है, हलाल है। बात समझ में आई कुछ? इसी तरह से बहुत सारी और भी मिसालें हैं। आप लोग सब मेच्योर हो, एक लेट्स से और एग्जांपल है निकाह की और जिना की। चीज एक ही है, लेकिन एक वक्त में वो हलाल है और एक वक्त में वो हराम है। तो हमेशा याद रखो कि इस्लाम जो है ना, वो आपको प्रोसेस बताता है। बोलता है जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने वो फॉलो कर लिया, तो तुम्हारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हलाल होगा, अदरवाइज वो प्रोडक्ट जो है वो हराम होगा। तो इस्लाम ये बताता है कि भाई अगर आपने चीज अपनी ओनरशिप में कर ली, अपने नाम पर आ गई, अब वो चीज आपकी है, आपकी मिल्कियत है। अब आपने 100 की खरीदी थी, आप 90 में बेचो, आप 110 में बेचो, आप 150 में बेचो, आप उसमें मुनाफा रखकर आगे बेच सकते हो। इसमें हम मना नहीं करते, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन किसी को पैसे देना और फिर वो पैसों पे पैसे कमाना, ये चीज जो है, ये हराम है। तो जिसका सवाल था, क्या कुछ बात क्लियर कर पाया हूँ मैं? जाहिर है मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पा रहा, लेकिन क्या मैंने ये बात क्लियर करी कि इन दोनों में फ़र्क है? समझ रहे हो बात को या नहीं समझ रहे हो? जल्दी बताओ। सही है। तो ये आपका एक प्रोडक्ट है जिसको हम मुराबाहा कहते हैं। अच्छा, अब ये इसकी कुछ एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पर कर दी, वो देख लीजिएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है, और वो क्या है, द सेलर मेंशंस द कॉस्ट ही हैज incurred on the commodities to be sold and sells it to another person by adding some profit. अब देखिए, ऐसा होता नहीं है इन रियल वर्ल्ड, आजकल की दुनिया में, लेकिन ये भी होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप अपने घर के करीब दुकान पर गए, किसी दुकान पर गए, सही है ना, आपको कोई मोबाइल फ़ोन पसंद आया, मोबाइल फ़ोन जो है वो दुकानदार से आपने पूछा कितने का है, तो उसने बोला यार मैंने 45,000 में ख़रीदा है, 5,000 रुपये का मुनाफा रखकर तुम्हें 50,000 में बेचूंगा। ऐसा होता है आजकल की दुनिया में? नहीं। दुकानदार डायरेक्टली आपको क्या बताता है? दुकानदार डायरेक्टली आपको सेलिंग प्राइस बताता है, 50,000। क्यों सर? दुकानदार ऐसा क्यों नहीं करता कि वो मुझे बताए कि भाई मैंने इतने में खरीदा है, इतना मुनाफा रखकर, और इतने में तुम्हें बेच रहा हूँ? उसकी दो वजूहत है। एक वजह यह है कि दुकानदार जो है आजकल की प्रैक्टिकल लाइफ में एक अनरीजनेबली हाई प्रॉफिट्स चार्ज कर रहा होता है ना, तो वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, वो
कि उसने वो चीज़ कितने की खरीदी है। दूसरी, अगर तुम्हें मैं बता दूं कि भाई मैंने ये चीज़ 45, ये मोबाइल फ़ोन डब्बा पैक मैंने 45,000 में खरीदा है, तुम्हें मैं 50,000 का बेच रहा हूँ ना, तो जो कस्टमर है वो भी ऐसा हो गया, वो बोलेगा यार तूने 45,000 में खरीदा है ना, 500 रुपये रखकर 45,500 में दे दे, तुझे 500 रुपये मिल रहा है ना, दे दे यार, पीछे ही पड़ जाओगे। तो आजकल इसलिए प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, लेकिन जब मुराबाहा की बात होगी तो उस केस में लिखा हुआ है द सेलर मेंशंस द कॉस्ट ही इज इनकर्ड ऑन द कमोडिटीज टू बी सोल्ड। यानी कि बैंक आपको बताएगा जनाब ये चीज़ हमने, आपको जो चीज़ चाहिए थी वो हमने खरीदी, वो हमें 100 रुपये की पड़ी, अब हम आपको वो 110 में बेच रहे हैं और आप 110 रुपये 1 साल बाद दे दीजिएगा। ठीक है। फीचर्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ सेल। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस चीज़ पे मुराबाहा हो रहा है, जिस चीज़ के बारे में ये सारी गुफ्तगू हम कर रहे हैं, उसका एग्जिस्ट होना ज़रूरी है। यानी कि मैं ये नहीं, यहाँ पर मुराबाहा में वो सिचुएशन कवर नहीं कर सकता कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट अभी बना नहीं है, कोई प्रोडक्ट अभी तैयार नहीं है, किसी प्रोडक्ट की अभी एग्जिस्टेंस नहीं है और उसका सौदा हो जाए। मिसाल के तौर पर लेट से एक सिंपल सी मिसाल दूं कि लेट से तुम ये मुराबाहा ट्रांजैक्शन जो है ना वो किसी फसल के लिए कर रहे हो, चावल की फसल है, तो तभी हो सकता है जब वो चावल तैयार हैं, तभी हो सकता है जब वो चावल तैयार हैं। उसकी तैयार शुदा फसल या क्वांटिटी आपके सामने मौजूद है और आपने जो है वो बैंक को बोला कि जनाब ये 1,000 किलो चावल है और इस पे हम मुराबाहा करते हैं, आप इसको खरीद लें। जो इस चावल के फसल को बेचने वाला बंदा है वो इतने पैसे डिमांड कर रहा है, तो आप जो है वो इतने में खरीद लें। और फिर बैंक ने बोला ठीक है, फिर हम इतना प्रॉफिट रखकर आपको बेच देंगे, आप 1 साल बाद हमें पैसे दे दीजिएगा, फिर तो सही है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो मैं एक ऐसी फसल का सौदा कर लूं, एक ऐसी फसल का मुराबाहा कर लूं कि जिसका अभी वजूद ही नहीं है। मुझे पता है कि उसको वजूद में आने में भी जो है वो 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने लग जाएंगे। उसके लिए हम मुराबाहा नहीं कर सकते। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल मस्ट बी इन द ओनरशिप ऑफ द सेलर। वो सब्जेक्ट मैटर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी ये ट्रांजैक्शन होगी, जिसको सेल करा जाएगा, वो सेलर की ओनरशिप में हो। ओनरशिप जो है ना, ये एक इस्लाम में एक बड़ा बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। ओनरशिप में होना बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओनरशिप का मतलब ये है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आप तक ट्रांसफर हो चुके हो, फिर आप आगे उसको बेच सकते हो। अब आजकल तो क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी ओनरशिप में चीज होती नहीं है, फिर भी बोलते हैं हाँ हाँ भाई मेरी ही है, और आगे उसका सौदा कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर गाड़ियों के केस में होता है, आप में से शायद कुछ लोगों को पता हो, गाड़ियों के केस में होता है, आपने लेट से किसी को गाड़ी बेचनी है किसी ने, तो उसने बोला यार ये मेरे पास गाड़ी है, ये 20 लाख रुपए की है और ये मुझे बेचनी है। अच्छा, कमीशन की बात नहीं कर रहा, वो एक अलग टॉपिक आ जाएगा, वो एक अलग चीज़ है, उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर लेट से किसी और के पास 20 लाख रुपए की गाड़ी है, आपने उसको बोला यार तू तस्वीरें भेज अपनी, आपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया, कोई बंदा आया उसने बोला यार मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, क्या ये तुम्हारी अपनी है या किसी और की है? आपने बोला अरे मेरी ही है, ये तो घर पर खड़ी है मेरे, आ जाओ देखने के लिए। और उसने तस्वीरें देख कर ना ये फैसला कर लिया, उसने मुझे बोल दिया कि भाई मैं आता हूँ तुम्हारे घर गाड़ी देखने के लिए, और अगर ये बिल्कुल सही हुई तो मैं 21 लाख में, 20 लाख में खरीद लूंगा। अब ये जो आपने बोला ना हाँ हाँ मेरी ही है, ये आपने गलत बयानी कर दी। आपको बताना चाहिए था कि ये मेरी नहीं है, ये किसी और भाई साहब की है, और मैंने ये तस्वीरें सिर्फ अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाई हैं ताकि लोग देखें और ये गाड़ी बिक जाए
और मैं इस पे कमीशन कमा लूँ, फिर तो सही है, फिर एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन मुराबाहा की कंडीशन ये है कि जब आप मुराबाहा डील करोगे तो आपकी ओनरशिप में वो चीज़ आ जाए, फिर आप आगे बेच सकते हो। भाई किसी ने गाड़ी सेल के लिए लगाई 20 लाख, आप उससे खरीद लें और फिर आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो, उसके बाद फिर आप आगे सेल करें। जिस तरह से हमने यहाँ पे कहा ना कि भाई बैंक अपनी ओनरशिप में पहले चीज लेगा। देखिए कन्वेंशनल बैंक के केस में बैंक तो बोलता है बस हम आपको पैसा दे रहे हैं, जाएं आप खुद चीज खरीद लें और हमें तो बस 100 के बदले 110 एक साल बाद दे दीजिएगा। मुराबाहा के केस में ऐसा नहीं हुआ। मुराबाहा के केस में बैंक ने पहले चीज अपनी ओनरशिप में ली, अपने नाम पर करवाई, फिर आपको प्रॉफिट रखकर बेची। Delivery of the sold commodity to the buyer must be certain and should not depend on a contingency or chance। यानी कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी जो डिलीवरी हो जो खरीदार है उसके लिए या कभी भी, वो सर्टेन हो और ऐसा नहीं हो किसी कंटिजेंट बात बात पर डिपेंडेंट हो। मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं हो तो मुराबा में लेट से बैंक बोले कस्टमर को कि भाई हम आपको बेच देंगे, ये 110 रुपये में बेच देंगे, लेकिन आप आओगे ना तो आप पहले 5 मिनट मुर्गा बनकर बताओगे, या आप 2 मिनट जो है ना वो डांस कर कर दोगे, या आप जो है ना आओगे ना तो काला जोड़ा पहनकर आओगे, या अगर बारिश होगी ना तो हम आपको बेचेंगे, बारिश नहीं होगी ना तो हम नहीं बेचेंगे। यानी कि कोई ऐसी बात, कोई कंटिजेंसी साथ में ना लगी हुई हो। भाई सीधी सीधी साफ सुथरी चीजें रखनी है। देखो इस्लामिक प्रिंसिपल ये कहते हैं ट्रांजैक्शन को जितना साफ सुथरा रखो उतना बेहतर है। आपने बता दिया भाई ये चीज 100 की खरीदी है, मैं तुम्हें 110 में बेच रहा हूँ, क्यों बेच रहा हूँ, इसलिए बेच रहा हूँ ताकि तुम मुझे 1 साल के आखिर में पैसे दे दो, खत्म हो गई बात। सही है। अब ये नहीं है कि ये होगा तो मैं दूंगा 110 में और ये नहीं होगा तो मैं 110 में नहीं दूंगा, और ये वाली चीज भी ना हो जो कन्वेंशनल बैंक में होती है। क्या मुराबाहा के बारे में कुछ समझ में आया? क्या आप अपने पास मुराबाहा अपने पेपर में लिखने को आए तो लिख सकोगे? ठीक है जी। तो ये आपका पहला इस्लामिक प्रोडक्ट था जिसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद इजारा, लीजिंग। इजारा है लीजिंग। पहले हमने जो चीज पढ़ी वो ट्रेड क्रेडिट के बराबर थी, अब है लीजिंग। The bank makes available to the customer the use of asset for a fixed period and price. The bank remains the owner of the asset and incurs the risk of ownership. This means that the bank is responsible for the major maintenance of the asset. Customer pays lease rentals. Ownership is transferred to the customer at the end of the term, either by way of a gift deed or selling the asset for nominal amount. In conventional lease, the lessor has the unilateral right to rescind the lease contract at his sole discretion. However, in Ijara, the lease contract can be terminated with mutual consent. अच्छा, अब किसी का वास्ता पड़ा है इस्लामिक बैंकिंग से, लीजिंग से? ये लीजिंग क्या होता है, इजारा क्या होता है, किसी ने इस बारे में कभी डिस्कशन करी हो या कुछ इनपुट हो आपके पास कि आखिर इजारा क्या चीज़ है? अच्छा देखो इजारा जो है ना, वो लीजिंग से सिमिलर है लेकिन दोनों डिफरेंट है। अच्छा, अ, अब देखो लीजिंग कब यूज होती है? लीजिंग तब यूज होती है जब आप कोई एसेट खरीदना चाहते हो। मिसाल के तौर पे लेट से मैं एक घर खरीदना चाहता हूँ। अगेन मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेता हूँ, अगेन मैं बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल दूंगा, हो सकता है कि उसमें वाकई में जो प्रिंसिपल्स हो वो थोड़े से डिफरेंट हो। लेट से मैं एक घर खरीदना चाहता हूँ, एक बिल्डिंग है वो परचेज करना चाहता हूँ। ठीक है। और मेरे पास पैसे नहीं है, और लेट से ये बिल्डिंग या ये फ्लैट है इसमें एक, वो 40 लाख रुपए का है। मैं कन्वेंशनल बैंक के पास जाऊंगा, कन्वेंशनल बैंक को बोलूंगा कि भाई एक फ्लैट है 40 लाख रुपए का है और वो 40 लाख रुपए का फ्लैट मैं खरीदना चाहता हूँ। तो वो बोलेगा ठीक है, आपको हम 40 लाख रुपए उधार दे देते हैं,
आपके पास पैसे आ जाएंगे। ठीक है, या चलो पूरे पैसे नहीं आएंगे, तुम यूँ समझ लो 40 लाख का फ्लैट है ना, तो होगा ये कि भाई आप जो है उस फ्लैट में रहना शुरू कर दोगे। 40 लाख रुपए जो इस फ्लैट का ओनर है उसको बैंक दे देगा, या आप बैंक से लेकर और उसको दे दोगे। फिर बैंक जो इस पे कोई इंटरेस्ट वगैरह तय कर लेगा, 10%, 5%, 20%, जो भी है। लेट से एक साल के लिए लोन लिया था, एक साल के लिए लोन लिया था, और 10% का रेट था, चीजें सिंपल ही रख। इंटरेस्ट पर आपने लोन लिया था और 40 लाख रुपए ले लिया था, और आपने वापस कर दिया था, तो अब जब आप एक साल बाद बैंक को वापस पैसे दोगे तो आप 44 लाख रुपए दे दोगे। बात समझ में आई? मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एक साल के लिए आपने लोन लिया था, 40 लाख का फ्लैट था, आपके पास पैसे नहीं थे, आप बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लेकर ये फ्लैट लिया, बैंक को एक साल बाद 44 लाख रुपए देने हैं, बैंक ने आपके कागजात जो है वो एज अ सिक्योरिटी रखे कि भाई अगर तुम डिफॉल्ट करोगे तो हम तुम्हारा फ्लैट ले लेंगे। और ये सारा सिनेरियो था, ये नॉर्मल बैंकिंग में होता है। क्लियर है? अच्छा, अब जब इजारा होता है ना, तो अच्छा, इजारा की भी बहुत सारी किस्में हैं, इजारा के बहुत सारे तरीके हैं, इजारा बहुत सारी तरह का होता है। फिल वक्त तो ये जो आपके सामने डेफिनेशंस या चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं, उसके हिसाब से अगर हम चलें तो लिखा हुआ है द बैंक मेक्स अवेलेबल टू द कस्टमर द यूज ऑफ एसेट फॉर अ फिक्स पीरियड एंड प्राइस। बैंक जो है वो, आप बैंक के पास जाते हो, बैंक बोलता है, बैंक को आपने बोला कि भाई मुझे ये फ्लैट खरीदना है, ये फ्लैट 40 लाख का है। पहले वाले केस में क्या हुआ था कि बैंक ने आपको 40 लाख रुपए दिए थे, आपने फ्लैट खरीद लिया और साल बाद 44 लाख रुपए वापस कर दिए। दूसरे केस में बैंक खुद वो फ्लैट खरीद लेता है, बैंक खुद वो फ्लैट खरीद लेता है और बोलता है जाओ तुम एक साल तक इस फ्लैट में रहो। ठीक है, द बैंक रिमेन्स द ओनर ऑफ द एसेट एंड इनकर्स द कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। बैंक बोलता है हम इस फ्लैट के ओनर कहलाएंगे, हम इस फ्लैट के ओनर कहलाएंगे। दिस मीन्स द बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजर मेंटेनेंस ऑफ द एसेट। अब जो ओनर होता है वो एसेट की मेंटेनेंस करता है, तो अगर इसमें कोई मेजर मेंटेनेंस आएगी, माइनर नहीं, ये नहीं कि वॉशरूम का फ्लश खराब हो गया तो तुमने बैंक को बोला भाई फ्लश सही करवा दो, नहीं, कोई मेजर मेंटेनेंस आएगी, इस फ्लैट को कोई मेजर नुकसान होगा, तो उसका जिम्मेदार बैंक होगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये बिल्डिंग गिर गई, फ्लैट भी खत्म हो गया, पूरी बिल्डिंग ही खत्म हो गई, तो लॉस किसका? बैंक ओनर था, बैंक का। या कोई बहुत मेजर मेंटेनेंस आई, ऐसी मेंटेनेंस आई जो पूरी बिल्डिंग की रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवानी है, और एक फ्लैट वाले के हिस्से में 5 लाख 10 लाख रुपए आ रहे हैं। कस्टमर पेज लीज रेंटल्स। कस्टमर जो है वो किराए के तौर पर इसमें रह रहा होगा। Ownership is transferred to the customer at the end of the term either by way of a gift deed or selling the asset for nominal amount। अब लेट से होगा क्या कि बैंक ये बोल देगा कि भाई 40 लाख का फ्लैट है, और बैंक जो है ना वो 44 लाख को 12 से डिवाइड कर देगा। बैंक ने अपना प्रॉफिट भी रखना है ना, एज्यूम कर रहा हूँ कि 44 लाख पिछले केस में आ रहा था ना, उसी से मैच कर ले हम। तो बैंक ने बोल दिया भाई 3.67 लाख, 3.67 लाख जो है ना आप महीने का किराया देना, 3.67 लाख आप महीने का हमें किराया देना। वही साल के 44 लाख ये भी बन गए। और जब साल पूरा हो जाएगा, जब साल पूरा हो जाएगा तो हम आपसे 12 बार 3.67 लाख ले चुके होंगे, यानी कि हम टोटल 44 लाख रुपए आपसे वसूल कर चुके होंगे। तो हम आपको ये फ्लैट जो है वो गिफ्ट डीड के थ्रू दे देंगे, या हम आपको बिल्कुल ही सस्ते दामों, यानी कि मान लो कि 44 लाख जब आपने दे दिए ना, तो हम बोलेंगे कि भाई ये फ्लैट अब आप 10,000 रुपये में हमसे खरीद लो, और आपके नाम पर कर देंगे। ये बात समझ में आई? अब वापस से दिमाग यही कहता है कि सर यहाँ पर भी बैंक वही कर रहा है, वहां पर भी बैंक वही कर रहा है। वहां पर बैंक जो है वो फ्लैट अपने नाम नहीं रख रहा, आपको पैसे दे दिए, आपको बोला भाई 40 लाख ले लो, आपने फ्लैट खरीद लिया, साल बाद आपने 44 लाख बैंक को दे दिए। यहाँ पर भी बैंक किराए के नाम पर पैसे ले रहा है। तो सर हमें तो यूं ही लग रहा है कि नाम चेंज हो गया है, बस प्रॉफिट को इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को प्रॉफिट कर दिया है, और चीज वही है जिस तरह से पहले लग रहा था ना, ऐसा ही लग रहा है ना।
अब देखो, मैं अपनी बात सही से यहाँ पर इसलिए समझा नहीं पा रहा क्योंकि आप इस्लामिक फाइनेंस जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो। मैं इसको जरा एक बेहतर एग्जाम्पल से पढ़ाता हूँ। वैसे तो जो प्रोसेस यहाँ पर सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ था वो तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन एक बेहतर तरीके से मैं जरा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। अच्छा, जरा आप एक एग्जाम्पल सुनिएगा। क्या इस्लाम में किराया, किराए पे कोई चीज लेना या किराए पे कोई चीज देना हलाल है? आपकी ओनरशिप में एक चीज है, आपकी ओनरशिप में एक चीज है, आपने वो चीज किराए पर दे दी, हलाल है ना? क्या इस्लाम में कोई प्रॉपर्टी मिलकर लेना, प्रॉपर्टी दो तीन चार लोगों का मिलकर लेना हलाल है या हराम है? मिसाल के तौर पे एक घर में दो भाई हैं, दोनों भाइयों ने 50-50 लाख रुपए जमा कर कर और 1 करोड़ रुपए का एक फ्लैट ले लिया, और वो दोनों भाई उस फ्लैट में खुशी खुशी रहते हैं अपने अम्मा अब्बा के साथ। अब उस फ्लैट का ओनर, आधे फ्लैट का ओनर एक भाई है, आधे फ्लैट का ओनर दूसरा भाई है। उस प्रॉपर्टी में दो लोग रहते हैं, दो भाइयों ने 50-50 लाख मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीद ली, तो ये भी हलाल है। पहले तो ये बात तो क्लियर है ना सबको, इसमें तो किसी को शक नहीं है ना कि रेंट हलाल है या हराम है, और प्रॉपर्टी का दो या दो से ज्यादा लोगों का एक साथ खरीदना हलाल है या हराम है। भाई मैं मिलकर किसी के साथ प्रॉपर्टी भी खरीद सकता हूँ और अकेले में भी खरीद सकता हूँ, इसमें कोई मसला थोड़ी है। ऐसा ही है ना? अच्छा, अब जरा गौर से ये बात सुनना। देखो, इस्लामिक बैंकिंग में क्या होता है कि लेट से एक 40 लाख का या एक 100 लाख का फ्लैट है, यानी कि 100 लाख कर लेते हैं हम, 1 करोड़ रुपए हो गए ना? अरे भाई, अच्छा, 100 लाख, 100 लाख का एक फ्लैट है, सही है ना? आपको वो फ्लैट चाहिए, उसमें आपने रहना है, आपके पास पैसे नहीं है। कन्वेंशनल बैंक में आप बैंक के पास जाओगे, बैंक को बोलोगे मुझे 1 करोड़ रुपए उधार दे दे, मुझे फ्लैट लेना है, आप फ्लैट ले लोगे। एक साल बाद बैंक बोलेगा जनाब 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से 1 करोड़ और 10 लाख रुपए हमें दे दो। ये तो कन्वेंशनल बैंक हो गया। इस्लामिक बैंक में क्या होगा, बैंक बोलेगा अच्छा 1 करोड़ रुपए का फ्लैट है, आप जब बैंक के पास जाओगे ना, बैंक बोलेगा 1 करोड़ का फ्लैट है। आपने बोला जी हाँ 1 करोड़ का फ्लैट है। बैंक बोलेगा कि यार एक काम करते हैं, इस फ्लैट के कर देते हैं 100 हिस्से। इसका मतलब एक हिस्सा कितने लाख का हुआ? 1 लाख का हुआ। बोलो भाई, एक हिस्सा कितने लाख का हुआ? 1 लाख रुपए का हुआ। सही है। अब बैंक ने ये कहा कि लेट से फ्लैट सामने था ना भाई, ये फ्लैट है, ये 1 करोड़ का फ्लैट है, और अगर इसके 100 हिस्से कर दूं तो इस फ्लैट का एक हिस्सा 1 लाख रुपए का। बैंक ने ये कहा कि काम करो, आपके पास 1 करोड़ रुपए तो नहीं है, क्या आपके पास 10 लाख रुपए हैं? मैंने बोला हाँ 10 लाख रुपए है मेरे पास, और बाकी पैसे मैं आपको जो है वो किस्तों में 90 लाख जो बच जाएंगे वो किस्तों में वापस करना चाहता हूँ। बैंक ने बोला चलो आओ मिलकर एक फ्लैट ले लेते हैं, 10 लाख रुपए तुम दे दो, 90 लाख रुपए हम दे देते हैं। इस तरह से 1 करोड़ रुपए। अब जिस तरह से मैंने ऊपर दो भाइयों की बात करी, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी जो है इसके भी दो ओनर है। कौन है वो दो ओनर? एक वो बंदा जिसके पास 10 लाख रुपए थे, और दूसरा ओनर कौन है? दूसरा ओनर कौन है? कि भाई पार्टिसिपेशन चाहिए। एक तो बंदा ओनर है और दूसरा बैंक है। अच्छा, अब क्योंकि उस बंदे ने 10 लाख रुपए दिए हैं, तो वो इस फ्लैट का 10 हिस्सों का ओनर है, और बैंक ने 90 हिस्से दिए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि बैंक की ओनरशिप जो है ना वो 90% है। अब आप उस घर में रहना शुरू हो गए, ये काम तो जायज़ है।
अलाउड है इस्लाम में। आप एक प्रॉपर्टी दो लोग मिलकर ले सकते हैं, तो आपने और बैंक ने मिलकर एक प्रॉपर्टी ले ली। अच्छा, मार्केट में इस तरह के फ्लैट का किराया, एज्यूम कर लो मार्केट में इस तरह के फ्लैट का किराया जो है ना वो 40,000 चल रहा था। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस फ्लैट में नहीं रहता, गौर से सुनना और पार्टिसिपेट करना, तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा, तुम्हें भी सुनने समझने में मजा आएगा। अगर मैं इस फ्लैट में नहीं रहता और मैं बैंक के साथ मिलकर ये फ्लैट जो है वो किसी को किराए पर दे देता, तो एक महीने का किराया 40,000 आता। एग्रीड। और फिर क्योंकि मैं 10 हिस्सों का ओनर हूं, तो 4,000 रुपये का किराया मैं रख लेता और 36,000 रुपये का किराया बैंक रख लेता। ऐसा ही है ना? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अब बैंक ने मुझे ये बोला तुम रहो इस फ्लैट में, तुम रहो, क्योंकि भाई हमें थोड़ी जरूरत थी, तुम्हें फ्लैट की जरूरत थी, सही है। बैंक आया एक महीने बाद मेरे पास। अच्छा, बात ये हुई थी कि मैं जो है ना, ये जो आपके पास 1 करोड़ है ना, जिसमें से 90 लाख बैंक के हैं, मैं बैंक को 10-10 लाख कर कर लौटा दूंगा। 10-10 लाख कर कर बैंक को वापस कर दूंगा। एक महीने बाद बैंक आया, एक महीने बाद बैंक आया। बैंक ने बोला कि हमारी ये बात हुई थी कि तुम हर महीने के आखिर में हमसे 10 हिस्से खरीद लोगे, तो लाओ 10 लाख। मैंने बैंक को 10 लाख रुपए दिए। बैंक ने बोला अब तुम 20 हिस्सों के मालिक हो और हम 80 हिस्सों के मालिक हैं इस फ्लैट के, जो हमने 100 हिस्से किए थे। अब क्योंकि तुमने 10 हिस्से की मजीद पेमेंट कर दी, 10 लाख रुपए मजीद दे दिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इसकी ओनरशिप बढ़ गई ना। क्या कहते हो? सही कह रहा हूँ? भाई महीना खत्म हुआ, बैंक ने बोला हमारी बात ये तय हुई थी कि करोड़ का फ्लैट है, 10 लाख तुम दोगे, 90 लाख हम देंगे, और हमारी ये भी बात हुई थी कि हर महीने के आखिर में तुम हमसे 10-10 हिस्से खरीदते जाओगे। तो मैंने कहा ठीक है। और हम एज्यूम करेंगे मार्केट का रेट चेंज नहीं हुआ। वैसे इन रियल लाइफ जब ये सिलसिला चलता है ना, तो नया मार्केट का रेट कैलकुलेट किया जाता है, फिर इन हिस्सों की तकसीम होती है। उस कॉम्प्लेक्सिटी में मैं नहीं पढ़ना चाह रहा। बड़ा सिंपल सा सिनेरियो कि अभी भी फ्लैट 1 ही करोड़ का है, तो बैंक ने कहा भाई 10 लाख रुपए दे दो। तो आपने बैंक को 10 लाख रुपए दे दिए, और बैंक ने आपको ये कहा कि पहले वाले महीने में तुम फ्लैट में रहे थे जब हम 90 हिस्सों के मालिक थे, तो 36,000 किराया दे दो। यानी कि बैंक क्या करेगा, बैंक तुम्हें बोलेगा भाई एक तो किराया हो गया 36,000, क्यों? इसलिए क्योंकि पहले हम 90 हिस्सों के मालिक थे, तो तुम हमारी चीज में रह रहे थे, हमारे हमारी प्रॉपर्टी में रह रहे थे, हमारी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहे थे, इस्लाम के हिसाब से किराया लेना जायज है। उसका किराया हो गया 36,000 रुपये। और बाकी तुमने हमसे मजीद ओनरशिप खरीद ली 10 लाख रुपए की, तो बैंक किसने कितने लेगा? 10 लाख, और 36,000 रुपये मुझे ले लेगा, मुझसे ले लेगा। कैसा मजा आ रहा है ना समझने में? इस तरह से इस्लामिक बैंकिंग जो है वो सही हो जाती है। अब अगली बार क्या होगा? अब बैंक बोलेगा अब तुम इस फ्लैट में रहो, हम तो बैंक है, रहने की तो तुम्हें जरूरत है। अब वापस से, अगर पूरे महीने का किराया 40,000 रुपये है, अगर पूरे महीने का किराया 40,000 रुपये है, अब मैं 20 हिस्सों का मालिक हूँ, मैं 80 हिस्सों का मालिक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं किसी को किराए पर ये चीज देता तो 40,000 किराया आता, जिसमें से 8,000 यानी कि 20% मेरा होता, और 32,000 यानी कि 80% बैंक का होता। बैंक अगले महीने मेरे पास आएगा, क्या बोलेगा? कितने पैसे मांगेगा बैंक? बैंक कितने पैसे मांगेगा बताओ? बैंक मांगेगा 10,32,000 रुपये। बैंक बोलेगा देखो भाई, पिछले घर तुम रहे, जो प्रॉपर्टी थी उसमें से 20 हिस्सों के मालिक तो तुम थे, तो तुम अपने घर में रह रहे हो, उस हिस्से का किराया नहीं दो। अलबत्ता 80 हिस्से हमारे भी तो थे, उसका किराया तो दो। तो तुमने बोला बात तो सही है यार, मैं तो रह रहा था तुम्हारे घर में। और बैंक ने बोला हमारी बात हुई थी कि हर महीने के आखिर में मैं तुम्हें 10-10% ट्रांसफर करता जाऊंगा, और तुम मुझे 10-10 लाख रुपए दे दो, मुझे 10 लाख दे दो। अब तुम 30 हिस्सों के मालिक हो गए, बैंक 70 हिस्सों का मालिक हो गया। अब प्रॉपर्टी के 100 हिस्से हैं, जिसमें से 30 के तुम मालिक हो, 70 के बैंक मालिक है।
अब देखो आहिस्ता आहिस्ता करते करते आ रही है सही आवाज? कभी भी आवाज में मसला हो मुझे बताया करो। अब सही है आवाज? अब कोई मसला? सही। देखो आहिस्ता करते करते होगा क्या कि उसूलन जब 10 महीने गुजर जाएंगे ना, तो 10 महीने गुजर कर वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी आपकी ओनरशिप में आ जाएगी, और जो रेंट का अमाउंट है वो जीरो हो जाएगा। रेंट का अमाउंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जीरो हो जाएगा, क्योंकि आखिरी महीने में आप ही अपनी प्रॉपर्टी के ट्रू ओनर बन जाओगे। अब मुझे बताओ कि आज ये इस्लामिक बैंकिंग वाला एरिया पढ़कर तुम्हें यूं लग रहा होगा ना कि ये तो सर बिल्कुल ही जायज़ है। हाँ, बैंक तुमसे इंटरेस्ट नहीं ले रहा। बिल्कुल। बैंक क्या ले रहा है? बैंक बोल रहा है भाई मेरी प्रॉपर्टी है, उसका किराया तो दो। समझ रहे हो? अच्छा, कन्वेंशनल बैंक क्या करता है? कन्वेंशनल बैंक क्या करता है? कन्वेंशनल बैंक ऐसे नहीं चलता। कन्वेंशनल बैंक ऐसे नहीं चलता। कन्वेंशनल बैंक तो बोलता है ये ले भाई तेरे 1 करोड़, तू जान, तेरी प्रॉपर्टी जान, तू रह, तू नाच, तू गा, तू कुछ भी कर, 1 साल बाद करोड़ पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए हमें चाहिए। यानी कि वो पैसों पर पैसा चार्ज करता है। समझ आ रही है बात? मैंने अगेन आपको बोला, देखो देखने को तो लोगों को ऐसा ही लगेगा। देखने को तो अगर अगर कोई इस तरह से इसको तोड़ कर ना समझे, तो सामने वाले को क्या लगेगा? सामने वाले को लगेगा कि यार ये तो 10-10 लाख की प्रिंसिपल रीपे हो रहा है, और 36,000 32,000 इंटरेस्ट जा रहा है। समझ रहे हो? लेकिन हकीकतन अगर इस तरह से सिनेरियो क्रिएट, मैंने जिस तरह से आपके सामने किया, इस तरह का सिनेरियो अगर मैं आपको शो करूं, तो आप इस बात को समझो कि बैंक जो है ना, वो आपसे अपनी प्रॉपर्टी का रेंट ले रहा था। वो किराया ले रहा था आपसे। अच्छा, ये किराया भी ऐसे नहीं होता कि बैंक ने अपनी मर्जी से बोल दिया 40,000 80,000। नहीं, मार्केट के नॉर्म्स देखे जाते हैं कि मार्केट में ऐसी प्रॉपर्टी का कितना किराया चल रहा है, उसके हिसाब से ये डिसीजन होता है। बात समझ में आ रही है? अगर इस तरह की बिल्कुल प्रॉपर इस्लामिक बैंकिंग फॉलो हो रही हो, तो मेरा अपना ओपिनियन है, अब ये मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि ये सही ही है और गलत ही है, आप अपना फैसला खुद करें, लेकिन मेरा ओपिनियन है कि इसमें कोई मसला मुझे नहीं नजर आता। भाई एक चीज जो बैंक की है उस पर वो किराया ले रहा है, और एक चीज जो तुम्हारी है वो तुमने और बैंक ने मिलकर खरीदी है, और वो तुमसे बैंक बैंक से तुम हर महीने के, हर साल के, हर 6 महीने या हर क्वार्टर के आखिर में आहिस्ता आहिस्ता खरीदे जा रहे हो। क्या ये बात क्लियर है? सही है ना? चलिए जी, और आगे चलते हैं। मुदारबा, इक्विटी फाइनेंस। अच्छा, ये इक्विटी फाइनेंस से सिमिलर है, यानी कि किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह लेना। There are two parties in Mudarba. The provider of capital is called Rabbul Mal, while the management and work is responsibility of the other who is called Mudarib. Again, क्योंकि यहाँ पर मुदारबा की बिल्कुल बेसिक डिस्कस करी जा रही है, तो हम ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे। लेकिन इसमें होगा इस तरह से कि आपने लेट से कोई बिजनेस स्टार्ट करना। अब प्रॉपर्टी वगैरह वाली एग्जांपल से हम हट करना, लेट से किसी किसी रेस्टोरेंट की एग्जांपल है। सर बैंक में की तो इंटरेस्ट, सर अगर बैंक की तो इंटरेस्ट ही इनकम होती है, नेट भी इनकम। अगर तो यार टैक्स ट्रीटमेंट तक तो अभी नहीं जाओ बेटा, इतना तो समझ लो। और दूसरा ये, आपके पास जो है वो रेंटल बनेगा, रेंटल बनेगा, ये इंटरेस्ट में नहीं होगा ना। अच्छा खैर, अब देखो लेट से आपने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, आपने जो है वो सोचा जनाब मैं कोई बिजनेस करता हूँ, मैं रेस्टोरेंट खोल। अब रेस्टोरेंट खोलने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपने ये तय कर लिया कि भाई काम मैं करूंगा, काम मैं करूंगा। तो मुदारबा का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जाहिर है आपको पैसे तो चाहिए, आपने रेस्टोरेंट खोलना है, आपने सारी कटलरी वगैरह लेनी है, मशीन्स लेनी है, शॉप लेनी है, कोई बाइक लेनी है डिलीवरी के लिए।
तो जहां से आप पैसे ऑब्टेन करोगे, जो पैसे आपको देगा उस पार्टी का नाम होगा रब उल माल। और जो वहां पर फिजिकली बंदा काम करेगा, मैनेजमेंट करेगा, उसको हम मुदारिब कहेंगे। यानी कि लेट से मुझे रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, मैं बैंक के पास गया, बैंक को बोला भाई मुझे 70 लाख रुपए चाहिए, मुझे जो है वो एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है। तो बैंक ने बोला ठीक है हम आपको दे देंगे, और ये एक इक्विटी फाइनेंस होगी। ये लोन नहीं होगा, इक्विटी फाइनेंस होगी। इक्विटी फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि हम आपके बिजनेस में ओनर के तौर पर होंगे, और हम कहलाएंगे रबुल माल, और आप मेहनत करोगे, आप जो है वो काम करोगे, आप जो है डेली वहां पर जाओगे, आप कहलाओगे मुदारिब। Profits are shared according to a pre-agreed contract, whereas the losses are solely attributable to the provider of capital. अब लेट से पहले महीने के आखिर में जो है वो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, पहले महीने के आखिर में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो एक जो है ना वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्रीड होगा, प्री एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बैंक ने पहले ही बोल दिया भाई हम आपको पैसे सूरत में देंगे कि जो मुनाफा होगा उसका 70% हमारा, बाकी 30% आपका। तो अगर पहले महीने के आखिर में 1 लाख रुपए कमाया तो बैंक को मुझे 70,000 देना होगा, खुद 30,000 रुपए रखूंगा, ये प्रॉफिट की शर्त है। वेयर द लॉसेस आर सोली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल। लेकिन अगर नुकसान हो गया, अगर पहले महीने काम कंडक्ट कर कर लाख रुपए डूब गए, तो बेचारा मुदारिब जो है वो तो वैसे ही उसके पास पैसे नहीं थे। तो जो रब्बुल माल है यानी कि जो बैंक है, ये नुकसान पूरा बैंक बर्दाश्त करेगा। अब ये लोन से कैसे अलग है? लोन के केसेस में क्या ऐसा होता, बैंक अभी माफ करता नहीं। बैंक तो बोलता है भाई तुमने अगर 70 लाख लिए हैं तो उसका इतना इंटरेस्ट तो तुम्हें देना ही देना है, और वो पैसे भी लौट आने हैं। लेकिन इस्लामिक बैंकिंग में ऐसा नहीं है। इस्लामिक बैंकिंग ये कहता है कि हम पैसों पर पैसा नहीं बनाएंगे। इस्लामिक बैंकिंग ये कहता है कि मुनाफा और नुकसान दोनों में इन्वेस्टर और काम करने वाला दोनों का फायदा नुकसान होना चाहिए। तो मुदारबा में क्या होता है कि बैंक बोलता है कि अगर नुकसान हुआ तो पैसे अगर हमने लगाए थे, अगर हम रबुल माल थे, तो वो नुकसान सारा हम बर्दाश्त करेंगे। अब बच्चे एक बिला फजूल का सवाल पूछते हैं कि सर बैंक ऐसा क्यों करेगा? तो भाई उसने भी कुछ सोच समझ कर ही करा होगा ना। उसने ये बोला हुआ होगा कि जब कमाओगे तो 80% हमारा, 20% तुम्हारा, इसलिए करा होगा। उसको ये पता होगा, उसने एक वर्किंग करी होगी पीछे कि ये बिजनेस सक्सेसफुल ही होगा। जाहिर है बैंक कभी भी उस बिजनेस में तो हाथ नहीं डालेगा ना जिसमें उसको पता हो कि पैसे डूब जाएंगे, बंदा चोर है। बैंक वेरिफिकेशन कर कर देता है पैसे, किसी को ऐसे ही नहीं दे देता। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग को कभी नुकसान क्यों नहीं होता। तो भाई जब बैंक पैसे देता है, चाहे वो इस्लामिक बैंक हो, वो एक प्रॉपर रीजनिंग, प्रॉपर जस्टिफिकेशन, प्रॉपर पूरी की पूरी छानबीन के बाद पैसे देता है। ऐसे हर किसी को पैसे नहीं दे देता। तो वो जब पैसे देता है तो वो ऐसी पार्टी को ही देता है, मुदारबा के केस में ऐसी पार्टी को ही पैसे देते हैं जहां पे उसको पता हो उसके पैसे डूबेंगे नहीं। दूसरी बात ये कि जब मुनाफा होता है तो उसमें उसने एग्री किया हुआ होता है कि 70% हमारा, 80% हमारा। तो सर फिर मुदारिब क्यों एग्री कर लेता है 80% 90% पर? वो इसलिए एग्री कर लेता है कि उसको पूरा बना बनाया सेटअप मिल जाता है। वो बोलता है कि यार चलो, कुछ नहीं कमा रहा था कोई, मुझे 70 लाख मुझ पे भरोसा कर कर दे रहा है, उसको 70% मुनाफे के देने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर मुनाफा 10 लाख हुआ और मैं उसका 30% भी घर ले जाता हूँ, 3 लाख भी ले जाता हूँ, मेरे लिए तो बहुत है। मैं तो आज जो है वो 15,000 रुपए की नौकरी कर रहा था, मेरे लिए तो 3 लाख बहुत है। तो उसको ये सिक्योरिटी होती है, वो जान मारता है, वो मेहनत करता है। दूसरा, उसके जान और मेहनत करने के लिए भी ये जरूरी है कि उसको ये पता हो कि अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो मुझे भी ज्यादा मिलेगा। रबुल माल इज नॉट इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजंस। अच्छा, अब ये क्लॉज भी एक इंपॉर्टेंट डाल दिया गया कि भाई रबुल माल रोज आकर ये नहीं बोलेगा कि तुमने जो जिंगर बर्गर बनाया उसमें पैटी छोटी है, कस्टमर नहीं आएंगे। तुमने क्लब सैंडविच बनाया, उसमें तुमने मायोनीज जो है ना वो अच्छा नहीं डाला था, क्यों, ऐसा क्यों बोल दिया? इसको भी इजाजत देते ना, इसके पैसा लगा हुआ था। हाँ भाई, कोई बता सकता है?
कि ऐसा क्यों कर दिया कि रब्बुल माल को बोला तुम पैसे दो और खामोशी से कट लो, नुकसान हुआ तो तुम हिस्सेदार, मुनाफा हुआ तो भी तुम हिस्सेदार, इसलिए क्योंकि रब्बुल माल जनरली प्रॉफिट्स में ज़्यादा परसेंटेज चार्ज करता है। दूसरा, अगर वो भी डिसीजन मेकिंग में आ जाता ना तो झगड़े होते। कल को अगर रेस्टोरेंट नुकसान में जाता तो मुदारिब हमेशा ये आर्ग्यूमेंट लेकर आता कि देखा, तुम मुझे आकर बोलते थे कि ये ऐसे कर दो, ये ऐसे कर दो, ये ऐसे कर दो। तुम मुझे बोलते थे कि जिंगर बर्गर 200 रुपये का बेच रहे हो, 400 का क्यों नहीं बेच रहे हो, 400 का बेचो। जब मैंने 400 का बेचना शुरू किया तभी मेरे कस्टमर्स कम हुए। तो भाई दोनों की आपस में बहस ही नहीं है, ताकि मुदारिब को ये पता हो कि कोई रोज आकर खड़ा नहीं हो जाएगा मेरे सर पर, मैं अपने हिसाब से ये इस बिजनेस को कंटिन्यू करूंगा। और रबुल माल को भी ये पता हो कि भाई ये अगर मुनाफा कमाएगा तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा मुझे मिलेगा। हाँ, नुकसान में मैं जिम्मेदार हूँ, और मुझे रोज मैनेजमेंट के लिए, मुझे रोज एग्जीक्यूशन के लिए नहीं जाना। दूसरा, रबुल माल ने जब इतने सारे पैसे लगा दिए और फिर भी उसने रोज वहां पर जाकर जो है वो विजिट करना है उस जगह को, तो फिर बच ही क्या गया। समझ रहे हो? There are two types of Modarba. Restrictive Modarba. Investor has specified investment details in the Modarba contract and has restricted a working partner within the scope of such specifications. देखो, अब मुदारबा की भी कुछ टाइप्स हैं। एक है रिस्ट्रिक्टिव मुदारबा, जिसमें जो इन्वेस्टर है यानी कि जो रब्बल माल है वो बता देता है वर्किंग पार्टनर को यानी कि मुदारिब को कि भाई तुम्हारा स्कोप ऑफ वर्क ये है। मिसाल के तौर पर लेट से रेस्टोरेंट है, तो तुम भाई रेस्टोरेंट का बिजनेस करोगे, ऐसा नहीं है कि कल को तुम इस पैसे से होटल और गेस्ट हाउस भी चलाना शुरू कर दोगे, जो कि एक रिलेटेड बिजनेस है। या फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट में तय हो गया कि भाई हम इससे फास्ट फूड और बारबेक्यू का बिजनेस करेंगे। अब ये नहीं है कि कल को मैं पहुंचूं रेस्टोरेंट तो पता चले वहां पे तो कॉफी हाउस बना हुआ है। तो ये एक रिस्ट्रिक्टिव मुदारबा कहलाता है, जिसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि पैसा यहाँ यहाँ लगाया जाएगा। एग्री होता है दोनों के बीच में, वर्किंग पार्टनर भी उस पर एग्री करता है और जो इन्वेस्टर है वो भी एग्री करता है। Unrestricted Mudarba, the investor has granted the working partner the right to undertake any lawful investment to make profits. अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा में मैंने जो है वो एज अ रबुल माल मुदारिब को पैसे दे दिए, बोला जा भाई जो काम करना है तुझे कर, कमा, मुझे भी दे, खुद भी ले जा। समझ में आता है या नहीं आता है कुछ? जरा मुझे अगर आप लोग चैट बॉक्स में बता सकें। क्लियर है भाई पिछला वाला? अच्छा, उसके बाद फिर मुशारका, जॉइंट एंटरप्राइज और वेंचर। अच्छा, अब मुशारका और डिफरेंट है। इसमें आप मिलकर कोई काम करते हो, मिलकर दो लोग जो है वो कोई काम करते हैं। बोथ द पार्टीज कंट्रीब्यूट कैपिटल टू द बिजनेस एंड पार्टिसिपेट इन मैनेजिंग द बिजनेस। ठीक है? अब देखो, अब सिनेरियो चेंज हो गया। अब सिनेरियो चेंज हो गया। पहले एक कंपनी की शक्ल थी, जिस तरह से कंपनी में शेयर्स खरीद लूं, मैं शेयर होल्डर बन जाऊंगा। लेट से मैंने अगर टोयोटा इंडस मोटर्स के शेयर खरीदे, मैं पाक सुजुकी के शेयर खरीदे में, तो मैं वहां जाकर पहुंच थोड़ी जाऊंगा ओ भाई कल्टस क्यों बंद कर दी। मैं इन्वेस्टर हूं, मैं घर पर खामोशी से बैठा रहूंगा। मुशारका के केस में सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप है, जिस तरह से दो लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हो, दोनों मिलकर पैसा लेकर आ रहे हो, दोनों मिलकर बिजनेस मैनेज करेंगे। प्रॉफिट्स आर शेयर्ड अकॉर्डिंग टू अ प्री एग्री कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों के बीच में एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड होगा। 100 रुपए कमाए तो 30 तुम्हारे, 50 में, 80 में, 70 मेरे, जो भी है 50-50 दोनों के। वेरियस लॉसेस आर शेयर्ड अकॉर्डिंग टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है। देखो, दो लोगों ने बिजनेस शुरू किया, एक बंदा 1 लाख रुपए लेकर आया कैपिटल, दूसरा बंदा 3 लाख रुपए लेकर आया। इसका मतलब ये हो गया कि ये बिजनेस कुल मिलाकर 4 लाख रुपयों से चल रहा है। पहले बंदे ने 25% पैसे इन्वेस्ट करे हुए, दूसरे बंदे ने 75% इन्वेस्ट करे हुए। लेकिन दोनों ने ये कहा कि भाई हम 50-50% के पार्टनर। सर, ऐसा कोई बेवकूफ़ी बोलेगा ये 3 लाख जिसने लगाए हैं, कोई ये क्यों नहीं बोल रहा कि भाई मैं 75% की पार्टनरशिप चाहता हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि मिसाल के तौर पर जिसने 1 लाख रुपए लगाए वो बोल रहा है मैं सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बैठूंगा। जिसने 3 लाख लगाए वो बोलता है मैं 5 बजे आऊंगा और 7:30 बजे दुकान बंद कर कर चला जाऊंगा। यानी कि हो सकता है कि एक बंदा जो है वो कम काम कर रहा हो या कोई भी वैलिड रीजन हो। तो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन दोनों ने 1:1 डिसाइड किया, लेकिन जो कैपिटल की कंट्रीब्यूशन है वो इन दोनों की
1:3 के रेशो में है। अब अगर लेट से 4 रुपए का प्रॉफिट होगा, 4 रुपए का प्रॉफिट होगा तो दो इसके, दो इसके। लेकिन अगर 4 रुपए का नुकसान होगा, अगर 4 रुपए का नुकसान होगा तो 1 रुपए का नुकसान जिसने लाख रुपए लगाए थे वो, और जिसने 3 लाख रुपए लगाए थे वो 3 लाख रुपए का नुकसान बर्दाश्त करेगा। ठीक है। देखो यहाँ पर अगेन इस बात के फायदे ही हैं, नुकसान बहुत कम है लेकिन फायदे बहुत ज्यादा है। होता ये कि यार अगर मिसाल के तौर पर बिजनेस बहुत सारे नुकसानों में गया, मिसाल के तौर पर बिजनेस में 4 लाख का नुकसान हो गया, तो दोनों बैंकरप्ट नहीं होंगे, बिजनेस बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले ने 1 लाख रुपए लगाए थे, उसका 1 लाख रुपए कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा और दूसरे का 3 लाख। अगर तो ऐसा होता कि नुकसान में भी सेम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चल रहा होता तो जिसने 1 लाख रुपए लगाए थे वो 1 लाख के घाटे में आ जाता। बात समझ रहे हो? और दूसरे जिसने 3 लाख लगाए थे उसका 2 लाख का घाटा माइनस करो तो वो 1 लाख पॉजिटिव में होता। तो इस्लाम इस चीज को बहुत ज्यादा कंसिडर करता है कि जब अगर अल्लाह ना करे बिजनेस में नुकसान हो तो जो पार्टी नीचे थी या जो हल्की पार्टी थी या जिसके पास पैसा कम था, पैसा कम था, वो पार्टी जो है ना वो बैंक रप्ट ना हो जाए। ऑर्गेनाइजेशन मुदारिब और फाइनेंस प्रोवाइडर्स रबुल माल कहलाएंगे। इसमें इदारे को मुदारिब का नाम दिया जाएगा। अंडर डिमिनिशिंग मुशारका, मुदारिब कीप्स पेइंग ग्रेटर अमाउंट टू रबुल माल सो दैट ही इवेंचुअली बिकम्स द ओनर ऑफ द वेंचर कैपिटल। अच्छा, अब ये एक डिटेल की डिमिनिशिंग मुशारका की बात है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप बिजनेस इस तरह से चलाते हो, मिसाल के तौर पर आपने लाख रुपए लगाए, देखिए इसको यूं एग्जाम्पल ले लें। लेट से मिस्टर ए है, ए ने 1 लाख रुपए लगाए और उसने जो है ना वो बैंक से 3 लाख रुपए ले लिए, बैंक से 3 लाख रुपए ले लिए, टोटल 4 लाख रुपए लगे हुए हैं। ये बिजनेस शुरू हुआ। ठीक है जी। बिजनेस शुरू हुआ, वही वाली कंडीशन के प्रॉफिट जो है वो 50-50 है और लॉसेस जो है वो 1:3 के रेशियो में शेयर होंगे, क्योंकि बंदे ने 1 रुपया लगाया, बैंक ने 3 रुपए। डिमिनिशिंग मुशारिका में क्या होता है कि हर कुछ वक्त के बाद, मिसाल के तौर पे कंपनी ने मुनाफा कमाया तो ए के घर पे भी गया ना, तो हर साल के आखिर में, हर 2 साल के आखिर में ये जो कैपिटल लगा हुआ है ना इसका रेशियो चेंज हो जाता है। कैसे? ए जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बी का कैपिटल खरीदता रहता है। भाई ए ने बिजनेस में 1 लाख लगाए थे, बैंक से 3 लाख रुपए लिए हुए थे। साल गुजरा, ए ने बोला भाई बिजनेस अच्छा चला, प्रॉफिट्स भी ज्यादा हुए, 50-50% का रेशियो था, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये ले 5 लाख आपका, ये ले 5 लाख मेरा। फिर डिमिनिशिंग मुशारका की अगर कंडीशन है तो उसमें बैंक ये बोलता है कि क्या आपने हमसे हमारा कैपिटल खरीदना है? आपने बोला हाँ भाई, हमने पहले ही साल में 10 लाख रुपए कमा लिए, तो मैं चाहता हूँ अब ये बिजनेस पूरी मेरी ओनरशिप में आ जाए, तो उस 5 लाख जो मैंने कमाया है उसमें से भी 3 लाख आप ले लें और ये बिजनेस मुझे दे दें। या आहिस्ता आहिस्ता खरीद लेता है। तो इस केस में इवेंचुअली होता क्या है कि जो पार्टी जिसके पास पैसे कम थे वो उस बिजनेस का इवेंचुअल ओनर बन जाता है। समझा सका हूँ अपनी बात? क्लियर है सबको? तो ये आज हमने इस्लामिक बैंकिंग के कुछ बुनियादी उसूलों की बात करी, और आपके पास जो आप लोगों की स्टडी टेक्स्ट है उसमें इस्लामिक बैंकिंग के टॉपिक के हवाले से चीज़ें होंगी।